अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था, क्या कुछ डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक था वो था एनालिसिस। हमने देखा था कि एनालिसिस होता क्या है, क्यों किया जाता है। एनालिसिस एम्फसाइज क्या कर रहा था, किस चीज को एम्फसाइज कर रहा था। एनालिसिस गैदरिंग data on the existing system, determining the requirement for the new system, considering alternative within these constraints, investigating the feasibility of the solution। इन चीजों को था ना हमारा सिस्टम एम्फसाइज कर रहा था और एट द एंड हमें क्या दे रहा था, वो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट लिस्ट हमें दे रहा था। देखते एनालिसिस में हमने कौन कौन से टॉपिक देखे थे, सब टॉपिक्स एनालिसिस के। एनालिसिस में हमने तीन सब एक्टिविटीज देखी थी। जो हमारे पास तीन मेन सब एक्टिविटीज थी एनालिसिस की, वो थी जी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डाटा कलेक्शन में हमने क्या देखा था जी, डाटा कलेक्शन में हमने देखा था जी पर्पस ऑफ कलेक्टिंग collection is to seek additional information about the problems or needs identified in the system investigation report। और इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसकी वीकनेसेस को और उसकी स्ट्रेंथ्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनको अपने नेक्स्ट जो हम मॉडिफाइड सिस्टम बनाने जा रहे थे उसमें हमने वीकनेसेस को रिमूव करना था और स्ट्रेंथ्स को मजीद मजबूत करना था। अच्छा, इसमें हमने दो सब एक्टिविटीज देखी थी डाटा कलेक्शन की। एक था आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ डाटा और दूसरी थी हमारे पास कलेक्टिंग डाटा। आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ डाटा में हम क्या कर रहे थे जी कि हम सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें डाटा मिल सकता है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है इससे रिलेटेड। इसमें हमने दो चीजें देखी थी जी, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास क्या थे जी, हमारे पास यूजर्स थे, स्टेक होल्डर्स वगैरह थे, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स थी, प्रोसीजर मैनुअल एंड पॉलिसीज थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह। ये चीजें हमारे पास क्या थी जी, ये हमारे पास थे जी इंटरनल सोर्सेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम डाटा कहाँ से गेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड। उसके अलावा हमने इसका एक्सटर्नल सोर्सेज में देखा था जी, हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह, गवर्नमेंट एजेंसी, कंपटीटर हमारे जो हो जाते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइड ग्रुप्स वगैरह, जर्नल्स, कंसल्टेंट, ये वो सोर्सेज थे जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कर रहे थे, यानी ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज थे। इसके बाद हमने देखा था जी डाटा कलेक्टिंग। डाटा कलेक्टिंग में हमने क्या किया था जी, इसमें हमने चार टेक्निक्स यूज करके डाटा को कलेक्ट किया था। पहले आइडेंटिफाई किए थे हमने सोर्स और फिर उन सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट किया था। कैसे कलेक्ट किया था जी, इसमें हमारे पास पहली टेक्निक थी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे पास क्या था जी कि हमने एक बंदे को सामने अपने बिठा दिया और वन बाय वन उससे ना क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो थे हमारे पास एडवांस लिखे हुए थे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था जी। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम क्या करते थे, इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो थे वो एडवांस नहीं लिखे हुए थे। हम एक क्वेश्चन करते थे, सामने वाला हमें आंसर देता था और हम उसी आंसर में से एक और क्वेश्चन उठाकर उसे कर देते थे। तीसरा हमारे पास आ गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी इसमें जो हमारे एनालिसिस टीम के मेंबर थे उन्होंने जाकर खुद उसको देखा था एग्जिस्टिंग सिस्टम को कि वो कैसे फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा है, क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। क्वेश्चन था जी हमारे पास चौथा हुए, और उसमें हमने क्या किया था, हमने एक सवालनामा तैयार करके जो ज्योग्राफिकली जो सेपरेट हमारे थे डाटा कलेक्शन के सोर्सेज, तो हमने उनको साइन कर दिया। जैसे हमारे कंपटीटर थे या हमारे कंसल्टेंट थे जो ज्योग्राफिकली एक एरिया में नहीं थे, तो उन्हें हमने ना वो सवालनामा सेंड कर दिया और उन्होंने उसके रिटर्न फॉर्म में आंसर देकर हमें वो वापस कर दिया। इस तरह हमारा डाटा कलेक्शन का फेज कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमने डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना शुरू कर दिया था।
Data analysis में हमारे पास क्या था, the manipulation of collected data so that the development team member who are participating in system analysis can use the data. इसमें हमने दो टेक्निक्स देखी थी। एक पहले हमारे पास था जी डाटा मॉडलिंग, और दूसरे हमारे पास था एक्टिविटी मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग में क्या हो रहा था जी, डाटा मॉडलिंग में हम एसोसिएशन ऑब्जेक्ट्स की एसोसिएशंस को कर रहे थे आइडेंटिफाई, और इसमें हमने क्या बनाई थी, इसमें हमने ईआर डायग्राम बनाई थी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी डाटा एनालिसिस में। उसके बाद हमने देखा था जी एक्टिविटी मॉडलिंग। एक्टिविटी मॉडलिंग में क्या हो रहा था जी, एक्टिविटी मॉडलिंग में हमने डाटा फ्लो डायग्राम बनाई थी, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एसोसिएशन दिखाई थी, और उसके अलावा हमने दिखाया था कि हमारा डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, यानी आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ये चीज हमने देखी थी जी एक्टिविटी मॉडलिंग में। अच्छा, इसके फेज के बाद हमारे पास आ गया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता था जी, दी ओवरऑल पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज डिटरमाइन यूजर, स्टेक होल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड। अच्छा, इसमें हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को देख रहे थे, यूजर की नीड्स को देख रहे थे, जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर थे उन सब की नीड्स को देखते हुए ना उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें क्या था हमारे पास, इसमें भी दो चीजें थी। एक तो था हमारे पास आस्किंग डायरेक्टली, और दूसरा था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आस्किंग डायरेक्टली में हमारे पास क्या था जी, हम जैसे यूजर के पास जा रहे थे या दूसरे स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे थे, और हम उनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि आपको जो नया सिस्टम चाहिए उसमें आपको क्या चीज, किस चीज की जरूरत है आपको, यानी उनके जो तीन नीड्स के बारे में उनसे डायरेक्टली हमने पूछ लिया था कि मॉडिफाइड सिस्टम में या नए सिस्टम में आपको किन किन चीजों की जरूरत है। उसके अलावा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में हमने देखा था जी कि हमने मैनेजर वगैरह से या डिसीजन मेकर से वो ये पूछा था कि आपका जो प्रोसेस है, यानी जिस प्रोसेस को आप हैंडल कर रहे हो, उसका क्रिटिकल फैक्टर क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको अचीव करने के बाद हम ये कह सकेंगे कि भाई हमारा जो ये प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। उसमें हमने एग्जांपल देखी थी जी, सेल प्रोसेस की, पॉइंट ऑफ सेल की देखी थी, और देखा था हमने कि वो कैशियर जो सेल कर रहा था वो कैसे परफॉर्म हो रही थी। ये वो सारी चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सिस्टम एनालिसिस के बाद आ जाता है हमारे पास डिजाइन फेज। एनालिसिस फेज में हमें क्या पता चल रहा था जी, आउटकम हमारा क्या आ रहा था। हम जो सारा एनालिसिस कर रहे थे, एट द एंड हमें ये पता चल रहा था कि ये चीजें जो है हमारे न्यू सिस्टम में होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी यूजर्स की हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह की, ये चीजें होंगी तो हमारा सिस्टम जो है सक्सेसफुली गोल अचीव करेगा। अदर वर्ड्स में क्या था जी, हमारे पास रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट आ रही थी एट द एंड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के बाद आ जाता है जी हमारे पास डिजाइन। डिजाइन क्या है जी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। The stage of systems development that answers the question how will the system do what is necessary to solve a problem। यानी एनालिसिस में तो हमारे पास आ रही थी लिस्ट, ये कुछ करना है हमने, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम है और उसको हमने सोल्व करना है। अच्छा, डिजाइन में हमने क्या बताना है, डिजाइन में हमने उसे बताना है कि वो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका जो हमने सोल्यूशन देना है, तो वो कैसे देना है, सिस्टम क्या काम करेगा, कैसे अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा कि वो जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जो हमारे पास सेटिस्फाइड कंडीशन है वो हम अचीव कर लें। यानी जो सिस्टम में प्रोसेसेस चलेंगे, जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, फंक्शनैलिटी को अचीव किया जाएगा, तो वो कैसे अचीव किया जाएगा, कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, ये हमने किस चीज में बताना है जी, ये हमने सिस्टम के डिजाइन में बताना है, डिजाइन का जो फेज है। इसको थोड़ा और देख लेते हैं जी।
The primary result of the system's design phase is a technical design that details system output, input, and user interfaces, specifies hardware, software, databases, telecommunications, personnel, and procedures, and show how these components are related. वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है जी, यानी हम अपने डिजाइन के फेज में जो हमारे सिस्टम का आउटपुट है, इनपुट है और यूजर इंटरफेस वगैरह है, इनको जो है हमने डिटेल्स में बताना है कि ये क्या क्या काम कौन कौन कर रहा है और ये काम कैसे परफॉर्म हो रहा है, जो फंक्शनैलिटी हम अचीव कर रहे हैं ये कैसे फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है। इसमें वो इसके लिए वो स्पेसिफाइज करेगा किसको, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस वगैरह, टेलीकम्युनिकेशंस, प्रोसीजर्स, पर्सनल, इन चीजों को क्या करेंगे हम स्पेसिफाई करेंगे ताकि हमारी जो हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं हमारे आउटपुट, इनपुट और यूजर इंटरफेसेस से रिलेटेड वो हम अचीव कर सकें। यानी ये ना हो कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएं तो हमारे जो डिजाइन फेज की चीजें हैं वो क्लियर ही ना हो। अगर हमारे डिजाइन फेज की चीजें क्लियर नहीं होंगी तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो उधर बहुत से एरर्स आएंगे, बहुत से जो हमारे जो हम गोल अचीव करने जा रहे थे, जो एट द एंड जब वो सिस्टम बनेगा, जब वो सिस्टम डेवलप होगा तो हमें पता चलेगा कि भाई जो हमने सिस्टम डिजाइन किया था उसमें हमने ये चीजें जो थी ये हमसे मिस हो गई थी, हमने ऐड ही नहीं की थी सिस्टम डिजाइन में, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐड नहीं हुई। क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किस बेस पर होती है, वो बेसिकली डिजाइन की बेस पर होती है। जो हम डिजाइन बनाएंगे, जो हमारा कोडर होगा वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये डिजाइन करते वक्त ये चीजें जो है ये माइंड में रखनी पड़ेंगी। System design is divided into following sub activities. सिस्टम डिजाइन जो है जी हमारे पास, इसमें हम बता रहे थे कि हमने ये फंक्शनैलिटीज कैसे अचीव करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में पहले हमें बता दी गई हैं कि ये हमने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने हैं। तो वो कैसे अचीव होने हैं जी, वो हमने डिस्कस करना है अपने डिजाइन फेज में। और डिजाइन फेज को मजीद दो सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी जी? लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन, जबकि दूसरी हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और लॉजिकल फिजिकल डिजाइन ये जो है एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ चीजें हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपने इसी लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में। पहले हम देख लेते हैं जी लॉजिकल डिजाइन को। लॉजिकल डिजाइन क्या है? The logical design refers to what the system will do. It describes the functional requirement of the system. यानी ये हमें बता रहा है कि सिस्टम हमारा क्या काम कर रहा है, कौन से टास्क परफॉर्म करने के लिए वो क्या मेथड यूज कर रहा है, कैसे हम जो है इसके फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे हैं। It describes the functional requirements of the system. यानी वो जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आई थी उनको ये एड्रेस कर रहा है हमारा लॉजिकल डिजाइन, कि वो हमने फंक्शनल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने कैसे अचीव करना है, कौन कौन से मेथड्स कॉल होंगे, इवेंट्स परफॉर्म होंगे, ये चीजें कौन देख रहा है जी? ये हमारा लॉजिकल डिजाइन देख रहा है। लॉजिकल डिजाइन इन्वॉल्व प्लानिंग द पर्पस ऑफ ईच सिस्टम एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसिडरेशन। यानी जो हमारा लॉजिकल डिजाइन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आजाद होकर, यानी उनको, यानी लॉजिकल डिजाइन में हमारे पास क्या हो रहा है जी, जो हमारे सिस्टम में एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा सिस्टम बन रहा है उसके लिए प्लानिंग हो रही है लॉजिकल डिजाइन में। किससे रिलेटेड? उनकी पर्पस से रिलेटेड, यानी उनका क्या पर्पस वगैरह होगा ये डिस्कस कहाँ पर हम कर रहे हैं, ये लॉजिकल डिजाइन में हम एड्रेस कर रहे हैं।
डिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसिडरेशन, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंसीडर किए बगैर आजादाना तौर पर उनके लिए पर्पस जो है वो तैयार हो रहा है, उनका पर्पस प्लान हो रहा है सिस्टम एलिमेंट्स का। The logical design specifications that are determined and documented include output, input, process, file and database, telecommunications, procedures, control and security and personal and job requirements। ये सब चीजें ये जो आ जाती हैं हमारे किस में आ जाती हैं, ये सब ने आ जाना है हमारे लॉजिकल डिजाइन में, यानी ये लॉजिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन में ये सब चीजें आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेसेस जो हमारे पास होंगे, फाइल्स एंड डेटाबेस हमारी होगी, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोसीजर, कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड पर्सनल और जॉब रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, इनको कौन स्पेसिफाई करेगा, हम किधर इनको स्पेसिफाई करेंगे, ये हमारे लॉजिकल डिजाइन में सारी चीजें स्पेसिफाई होंगी। इनकी स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है वो सारी हम कहाँ पर लिखेंगे जी, कहाँ पर इसको प्लान किया जाएगा, सब चीजें ये लॉजिकल डिजाइन में प्लान होंगी, इधर हम इनको एड्रेस करेंगे। लॉजिकल डिजाइन के बाद हमारे पास आ जाता है जी फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन क्या है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। The physical design refers to how the tasks are accomplished, including how the components work together and what each component does। यानी कि फिजिकल डिजाइन में हमें क्या चीज पता चल रही है जी कि हमारे जो टास्क हैं वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे मुकम्मल हो रहे हैं, और कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कैसे अचीव हो रही है, एंड व्हाट ईच कंपोनेंट डज, और एक एक हर एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, यानी उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, क्या काम वो कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनके टास्क पूरे कैसे हो रहे हैं, ये किस चीज में हम एड्रेस करेंगे, ये हम फिजिकल डिजाइन में एड्रेस करेंगे। Physical design specifies the characteristic of the system components necessary to put the logical design into action। फिजिकल डिजाइन क्या कर रहा है जी, जो हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है जी, ताकि हम जो है अपने लॉजिकल डिजाइन को इंप्लीमेंट करवा सकें। In this phase, the characteristic of the hardware, software, database, telecommunication, personal and procedure and control specification must be detailed। यानी इस फेज में क्या होने चाहिए जी, हार्डवेयर की करेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक, डेटाबेस वगैरह जो हमारे पास है, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, प्रोसीजर जो हमारे लोग ये सॉफ्टवेयर को यूज करने जा रहे हैं, उस इनकी जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं करेक्टरिस्टिक्स की, वो डिटेल फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि हम आगे जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो हमें ये जो डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिस डिजाइन को, उसके अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो जब हम फिजिकल डिजाइन को देखें तो वो लॉजिकल डिजाइन को इम्प्लीमेंट ही ना करवा पाए। क्यों? क्योंकि वो जो हमने करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन बताई थी वो बहुत थोड़ी बताई थी हमने, यानी डिटेल फॉर्म में नहीं थी, हमने एब्स्ट्रैक्ट उसका बता दिया था। जबकि इधर क्या करना है जी, ये जो करेक्टरिस्टिक है इसकी स्पेसिफिकेशन को डिटेल फॉर्म में बताना है, एक एक चीज को जो है मेंशन करके, एक एक चीज को वाज़ह करके बताना है कि ये चीज ये काम कर रही है, ये चीज ये काम कर रही है, ये टास्क ऐसे परफॉर्म हो रहा है और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी एक एक चीज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन के बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, डबल ओ डी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या चीज है जी, कैसे हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हुए कैसे हम सिस्टम का डिजाइन बनाते हैं, वो देख लेते हैं जी। यूजिंग द डबल ओ अप्रोच यू कैन डिजाइन की ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द न्यू और अपडेटेड सिस्टम।
यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की क्लासों को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। किसके लिए जी? नए सिस्टम के लिए, या जो हमारे पास पहले से मौजूद सिस्टम था उसको अगर हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, उसको अपडेट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो हम की ऑब्जेक्ट्स और उनकी क्लासेस बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो हम डबल ओ अप्रोच को यूज करते हुए कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच जो है हमारे पास, उसको यूज करते हुए ये काम हम सर अंजाम दे सकते हैं। दिस प्रोसेस include considering the problem domain, the operating environment and the user interface। यानी हमने किन चीजों को अपने माइंड में रख कर ये डिजाइनिंग करनी है, किनको कंसीडर करना है अपने डिजाइन करते वक्त। इस फेज में डबल ओ अगर हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम डोमेन क्या है, हमारे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है, और जो हमारे पास यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से। इन चीजों को अपने माइंड में रख कर हमने डबल ओ अप्रोच को यूज करना है अपने सिस्टम को डिजाइन करते वक्त। The problem domain, the problem domain involves the classes of objects related to solving problem or realizing an opportunity। प्रॉब्लम डोमेन क्या है जी? हमारे पास प्रॉब्लम डोमेन हमारे पास है जी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि सॉल्व कर रही हैं किस चीज को, जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था, यानी जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी उनको सॉल्व करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए जो हम क्लासेस बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास किस चीज में आ जाएंगी जी? वो हमारे पास प्रॉब्लम डोमेन में आ जाएंगी, या हम उन्हें कह सकते हैं जी रियलाइजिंग एन अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करने में ये हमारे पास आ जाएंगी ऑब्जेक्ट की क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को हम समझने के लिए इधर एक एग्जांपल दी गई है कयाक रेंटल सिस्टम की। कयाक क्या है? ये एक बोट की टाइप है जिसमें एक बंदा जो है वो सवार होके बोटिंग कर सकता है, या एक से ज्यादा दो बंदे, मैक्सिमम दो लोग जो हैं वो इसमें सवार हो सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं जी थोड़ा सा। ये सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास एक बनी हुई है, इससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को। इसमें 5 एरोज दिखाए गए हैं जी, इनको वन बाय वन पॉइंट आउट किया गया। ये नंबरिंग दी गई है, मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 5 का, और इसमें हम देखते हैं कि इनमें क्या काम हो रहा था। The create arrow at the top is a message from the kayak rental clerk to the kayak item object to create information on a new kayak to be placed into rental program। यानी कि वो जो पहला एरो है वो क्या बता रहा है जी? वो kayak रेंटल क्लर्क ने मैसेज सेंड किया है किसको? ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को जी? kayak आइटम को। वो अच्छा, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो नया एक ऐप आया है, उसको ना अपने सिस्टम में प्लेस करना चाह रहा है, यानी उसकी एंट्री करवाना चाह रहा है। मैसेज उसने क्रिएट का सेंड कर दिया जी किसको? क्या आइटम को। दूसरा एरो क्या शो कर रहा है जी? द kayak item object knows that it needs the ID for the kayak and send a message to the clerk requesting the information। यानी वो जो ऑब्जेक्ट था उसे क्या पता था जी इसमें एक आईडी डलनी है, यानी कायाक जो एंटर होना है उसमें एक फील्ड है आईडी की। तो उसके लिए उसने क्या किया जी? उसने उसको मैसेज रिटर्न करवाया कि जो आप हैं इसकी आईडी मुझे दे दें ताकि मैं इसको स्टोर कर लूं। थर्ड थर्ड एरो क्या कर रहे थे? इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आईडी का मैसेज रिसीव करने के बाद जी क्लर्क ने क्या करना है जी? थर्ड पर हमारे पास लिखा है द क्लर्क देन टाइप द आईडी इनटू द कंप्यूटर। दिस इज शोन विद द आईडी एरो, द डाटा स्टोर्ड इन द kayak आइटम ऑब्जेक्ट। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो आईडी मांग रहा था, उसको अब क्या किया जी? जो क्लर्क ने है वो आईडी उसे प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ में क्या हो रहा है जी? kayak आइटम रिक्वेस्ट द परचेज डेट। दिस इज शोन इन द गेट डाटा परचेज एरो। यानी जब उसने आईडी दे दी क्लर्क ने,
उसको ऑब्जेक्ट को आईडी फराहम कर दी, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या रिक्वेस्ट की जी, अब आप मुझे ये बता दो। मॉडल्स की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। कि अब आप मुझे ये बता दो कि ये किस डेट को परचेज किया गया है, ताकि ये भी मैं अपने अंदर स्टोर कर लूं। पांचवें पॉइंट में क्या हो रहा है जी, the clerk types the purchase date into the computer. The data is also transferred to cart item object. This is shown in the date purchased arrow at the bottom. यानी अगर आप पिछली स्लाइड पर जाकर वो देखोगे ना, तो उसमें वो क्या बता रहा है कि जी क्लर्क ने क्या उसे परचेज डेट जो है ना वो दे दी है, किसको, ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वो डाटा सारा अपने अंदर स्टोर कर लिया। और ये कहाँ पर दिखाया गया है जी, ये डेट परचेज्ड एरो के ऊपर आप देख सकेंगे। ये जो लास्ट स्लाइड में हमने फिगर देखी है उसके बॉटम वाला एरो है। ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। कैसे हम ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा डिजाइन कैसे कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है, कैसे चीजें मिलकर काम कर रही हैं, ये हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। Why to learn how to think in terms of objects? यानी हमें क्यों सीखना चाहिए जी ऑब्जेक्ट्स की टर्म में सोचना, यानी ऑब्जेक्ट्स को लेकर अपने सिस्टम को सोचना। ये हमें क्यों सीखना चाहिए जी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई जी? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटीज। यानी इसको हम अगर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हम सोचेंगे अपने सिस्टम को बारे में, तो हमें क्या होगा जी, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर ऑब्जेक्ट की टर्म में अगर हम सॉफ्टवेयर को हैंडल करेंगे, और जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी वगैरह आ रही थी, जो हमारे और एरर्स वगैरह आ रहे थे, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा होगी एरर्स भी उतने ज्यादा आएंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स की टर्म में सोचेंगे, तो हमारे सिस्टम में जो कम्प्लेक्सिटी है उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे सिस्टम में जो एरर्स आ रहे थे वो भी कम होते जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है ना ये ऑब्जेक्ट की टर्म में सोचना पड़ता है, और अपने सिस्टम से बेहतर अंदाज में काम करवाने के लिए। मॉडल्स की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसमें पहली डेफिनेशन है वो दिया है जीन बिल्विन ने, ये हमारे स्कॉलर हैं। वो कहते हैं जी, अ मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ सिस्टम बिल्ट विद एन इंटेंडेड गोल इन माइंड। द मॉडल शुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ एक्चुअल सिस्टम। यानी मॉडल क्या चीज है, जो हमारी जो जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखी है हाउस वाली, वो क्या है, जो हमारे माइंड में चीजें चल रही थी उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है कि ये जो हमारे माइंड में चल रहा था, जो गोल था, जो हम अचीव करने जा रहे थे, वो बेसिकली चीज है क्या। और ये आंसर देती है उन क्वेश्चन का जो एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता, भाई ये जो आपने सिस्टम बनाया है, ये आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो हमारा मॉडल है, एक्चुअली ये जो हमारा सिस्टम हम बनाने जा रहे थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर दे रहा है। अच्छा, इसी चीज को लुडविग ने कैसे डिफाइन किया है, मॉडल्स हेल्प इन डेवलपिंग आर्टिफैक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिल्डिंग दोज आर्टिफैक्ट्स बिफोर दे आर एक्चुअली मेड। इसमें वो बता रहा है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम सॉफ्टवेयर, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, यानी उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका अंजाम क्या होगा, एट द एंड हमें वो प्रोडक्ट
क्या मिलेगी? मॉडल अगर हम पहले बना लेंगे तो हमें ये फायदा हो जाएगा कि वो हमें जो हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमने रिजल्ट गेट करना था, अगर हम पहले मॉडल बना लेते हैं तो वो मॉडल हमें पहले बता देगा कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो, जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, जब आप वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लोगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी। इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम मॉडल को देख कर ही ना अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये जो हम बनाने जा रहे हैं, हमने गोल एक सेट किया हुआ है, एट द एंड क्या वो हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हमारा गोल अचीव हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा तो हम देखेंगे, उसी मॉडल को मजीद रिफाइन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अब हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिक चीज ये है कि वो मॉडल आपको पहले बता देगा कि आप जो काम करने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। आपका सिस्टम जो है सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगा, जो आप गोल अचीव करने जा रहे थे आप सक्सेसफुली गोल अचीव कर लोगे, या दूसरी सूरत में ये है कि आपका फेलियर भी हो सकता था। तो बजाय इसके कि हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते उसके बाद हमें पता चलता, तो ये हमारे लिए फायदा हो गया कि हमने मॉडल बनाया, मॉडल बनाने से हमें वो पता चल गया कि उस मॉडल से हमने इंफॉर्मेशन गेट की, उस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट वो हमें क्या देगा। यही चीज ओएमजी ने कैसे डिफाइन की है। ओएमजी क्या है, बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है। इसने मॉडल को कैसे डिफाइन किया है, अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज अ डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर सम सर्टेन पर्पस। वो कहता है जी मॉडल ऑफ सिस्टम क्या है, ये बेसिकली उसी जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इस मॉडल में उसी से रिलेटेड तफसीलात हैं, उसकी खसूसियात हैं, वो कैसे बनने जा रहा है सिस्टम, उसकी इन्वायरमेंट क्या होगी, वो किन चीजों को डील करेगा। ये हमारे पास है मॉडल की डेफिनेशन ओएमजी ने जो हमें दी है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी मेटा मॉडल क्या चीज होती है। ये क्या चीज है, बेसिकली मॉडल ही है, किससे रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड। यानी एक तो हमारे पास मॉडल था, एक वो जो मॉडल है उसके रिलेटेड, यानी मॉडल अबाउट मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल। मेटा मॉडल क्या है जी, मॉडलिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड सिमेंटिक एंड सिंटैक्स फॉर मॉडल। यानी मॉडल बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसको बामायनी बनाने के लिए, उसका सिंटैक्स डिजाइन करने के लिए क्या चीज यूज होती है जी, हमारे पास मेटा मॉडल यूज होता है, ताकि हम जो मॉडल है हमारे पास उसको रीड कर सकें, उसकी रीडेबिलिटी को इनहेंस कर सकें। क्योंकि एक स्ट्रक्चर उसका बना होगा, स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हमें उस वक्त तक समझ नहीं आनी जब तक हम मेटा मॉडल को यूज ना करें। मेटा मॉडल को यूज करेंगे तो वो हमें बताएगा भाई ये मॉडल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो एरोज वगैरह आ रहे हैं या जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या कौन बताएगा, हमारा हमें मेटा मॉडल बताएगा कि ये इसके ये माइनिंग है, इसका ये माइनिंग है, ये इस चीज के लिए है, और ये जो है एक्शन अगर आ रहा है तो उसका ये मतलब होगा, इवेंट्स कॉल हो रहा है तो उसका ये मतलब होगा। यानी ये सारी चीजें कहाँ पर डिफाइन होनी है, ये मेटा मॉडल के अंदर सारा कुछ डिफाइन होना है। उसकी एग्जांपल दी गई है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास मेटा मॉडल का काम कर रही है।